हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में यार हमने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी एक मेजर चंक कंप्लीट किया था स्टार्टिंग अबाउट ब्लड एंड उसका पहला पार्ट दैट इज प्लाज्मा। हमने पढ़ा था कि वो एक विस्कस फ्लूइड है जिसमें मोस्टली 55% ऑफ ब्लड डिजोल्व है। तो प्लाज्मा को चुना इसलिए गया क्योंकि उसके अंदर स्पेशल 3 तरह की प्रोटीन्स थी, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, जो उसका बेसिक फंक्शन को टेक ओवर कर रही थी, राइट। अभी हम बात करेंगे ब्लड के मेन कॉम्पोजिशन की, जो कि उसके हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज ब्लड सेल्स। तो अब मोस्टली बच्चों ने ये चीजें पहले पढ़ी होंगी, क्योंकि ब्लड सेल्स एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे होते से हमें अलग अलग बुक्स में आता है। यू मस्ट हैव बीन नोन द नेम्स ऑल्सो, हर किसी को पता होता है ब्लड के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, सब जानते होते हैं इसके बारे में, शॉर्ट कॉल्ड एज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। लेकिन अभी हम थोड़ा उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि वो कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, एंड व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग इन द ब्लड। So open up your NCERTs, mark page number 279 and some content from 280. You will find this topic over there. And मेरी sincere request है, please NCERT खोल लेना ताकि आपको side by side समझ आता रहे. Okay? Starting. Erythrocytes, also called as red blood cells, short called as RBCs. Leukocytes, also called as white blood cells, WBCs. And platelets. Platelets का नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। ठीक है जी, जहां भी ये वर्ड साइट आ रहा है, दिस इज रिलेटेड टू सेल। These are collectively called formed elements and they are constitute nearly 45% of the blood. तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ब्लड 55% क्या ले लेता है, प्लाज्मा, है ना, और 45% ब्लड में क्या होते हैं, उसके ब्लड सेल्स, दैट इज द formed elements. Understood? Erythrocytes or red blood cells, RBCs, are the most abundant of all cells in the body. सारी cells है ना जितने blood में, उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, RBCs. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBCs per millimeter cube of the blood. That means blood में हर 1 millimeter cube में कम से कम millions में RBCs present है। तो आप खुद देख रहे हैं कितना ज्यादा काउंट है ना। RBCs are formed in the red bone marrow in adults. अब वो ये बता रहे हैं कि ये ब्लड में जो RBCs हैं ये एक्चुअली बॉडी में बने कहाँ, ये ब्लड के अंदर नहीं बने, ब्लड के अंदर तो ये पहुंचाए गए हैं, पर ये बने कहाँ पे है, दे आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो। अब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता व्हाट इज बोन मैरो, करेक्ट। तो बोन मैरो ऐसे कोई बड़ी खास चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ स्पेशल फैटी टिश्यू जो फैट का बना हुआ है, मतलब काफी सारे कुछ सेल्स हैं, कहां पर, बोन में, राइट। तो हमारी बोन्स के अंदर कुछ एरिया है जहां पे ये स्पेशल सेल्स बनते हैं, स्पेशल सेल्स बनते हैं जो किसको बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। आफ्टर ऑल हर फंक्शन हमारी बॉडी में कौन कर रहा है, सेल। तो एंड अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स कहाँ से बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स इन दी रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो एक टिश्यू का नाम है जो हमें बोन में मिलता है, स्पेशल फैटी टिश्यू है, और कुछ नहीं, सिर्फ कुछ फैटी टिश्यूज इकट्ठे हुए हैं जहां पे कुछ सेल्स हैं जो आरबीसी बना के ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ओके। देन आरबीसी का एक और चीज होती है उसमें, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। यार न्यूक्लियस तो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, सारे तो जो हमारे लिए हमारी ब्रेन करती है वो आरबीसी के लिए न्यूक्लियस करता है, तो तुमने न्यूक्लियस ही हटा दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि आरबीसीज हमारी बॉडी का मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज के बिना हम जी नहीं सकते, पहली चीज आप बोलोगे अगर सांस ना ले पाओ तो आप जी नहीं सकते, ठीक है। तो सांस लेने में हम क्या चीज इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके किसके साथ जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है कहां पर, आरबीसीज, और ये सब किस में प्रेजेंट है, ब्लड में। आप देख रहे हैं कौन से सेल्स कर रहे हैं ये काम, आरबीसीज, मेजर सेल आरबीसीज है। अब अगर
हमने आरबीसीज को इतना इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया है कि चलो भाई ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में घुमाओ, है ना। अब आरबीसीज को पता है अगर गलती से भी मैं कहीं ऑक्सीजन को ना ले जा पाया तो बंदे की जान जा सकती है, ठीक है। तो आरबीसीज ने खुद को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि उन्होंने अपने कंट्रोल सेंटर तक को हटा दिया कि चल भाई तू भी निकल, मुझे जगह चाहिए, ज्यादा हीमोग्लोबिन को लाना है मुझे अपने अंदर ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा सकूं, ताकि कहीं बॉडी में कमी ना हो जाए मेरी वजह से, ठीक है। तो आरबीसीज ने अपने न्यूक्लियस तक को त्याग दिया, ओके। एंड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। अब गोल से बाइकनकेव कैसे हो गए ये? क्योंकि उसमें से न्यूक्लियस चला गया, न्यूक्लियस चला गया तो सेल की थोड़ी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, रिजल्ट। और बाइकनकेव शेप अटेन करने से आरबीसीज ने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। मेन काम तो आरबीसीज को वही करना है ना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर कलेक्ट करना है। तो जस्ट बिकॉज उसकी स्पेस बढ़ जाए, एक तो उसने अपना न्यूक्लियस हटा दिया और वो कौन सी स्पेस शेप में टर्न हो गया, बाइकनकेव, अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया कि आओ भाई अब जितने ऑक्सीजन को आना है आओ। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करी है उसने ऑक्सीजन को। They have a red colored iron containing complex protein। अब उनके अंदर एक रेड कलर का, कलर क्या है, रेड, मिनरल कौन सा है, आयरन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मतलब है प्रोटीन ही है, उसके अंदर आयरन जुड़ा हुआ है और वो रेड कलर का है, ठीक है। कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। जिस हीमोग्लोबिन की हमने बात करी थी वो बेसिकली एक प्रोटीन है जिसमें आयरन मिनरल जुड़ा हुआ है और वो रेड कलर का है, ठीक है। सिंस वो रेड कलर का है और वो एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है तो वो ब्लड को क्या देता है, कलर, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया रेड ब्लड सेल्स। अंडरस्टूड। देन आगे, a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। तो हर 100 ml of blood में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको बॉडी में मिलेगा। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases। वो तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ता है। तो हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ऑक्सीजन को इधर से उधर लेकर जाने में। आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज ही होता है, उससे ज्यादा ये जीते नहीं है क्योंकि ये इतना काम 120 दिनों में कर लेते हैं कि बस हो गया इनका सैचुरेशन, थक जाते हैं फिर एंड दे अल्टीमेटली डाई। तो ये मरने भी कहा जाते हैं, ऐसे नहीं कि जहां है वहीं मर गए, नहीं। हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे स्प्लीन बोला जाता है। देखिए सिंस ये काम इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सेल ने अपना न्यूक्लियस छोड़ दिया, है ना, तो इसके लिए बॉडी ने अलग ऑर्गन अलॉट किया हुआ है कि क्या चीज बनेगी ब्लड में, क्या चीज छूटेगी ब्लड में कितनी रेगुलेशन करनी है, वो सब कहाँ होगा, स्प्लीन। तो ये आरबीसी अपना काम कुम करके अपने में घर में लौट आते हैं स्प्लीन में और वहां आके मर जाते हैं, ठीक है। फिर नए आरबीसी बोन मैरो में बनेंगे, वो ब्लड में जाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर ये आके अपने घर में मर जाएंगे, फिर नए बनेंगे एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। सो स्प्लीन इज नथिंग बट अ स्मॉल ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट नियर बाय टू द स्टमक सो दैट ये आरबीसी यहाँ पर डिग्रेड हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर कलरलेस, इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई रेड कलर का पिगमेंट नहीं है, तो ये कलरलेस है, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर न्यूक्लिएटेड, इन्होंने अपना न्यूक्लियस नहीं छोड़ा क्योंकि इनको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं करना ऑक्सीजन जाने जैसा, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, थोड़ा कम इन नंबर एज कंपेयर टू आरबीसी, क्योंकि आरबीसी की तो डिमांड बहुत थी, है ना। which average out to be 6000 to 8000 per millimeter cube of the blood। जहां वो मिलियंस में थे तो ये सिर्फ 6000 to 8000 ही हैं। ल्यूकोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो तो आरबीसी से भी कम दिन जीते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब है तो सेल ही है ना, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो जिस ल्यूकोसाइट के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कह देंगे, जहां ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते उसको ए ग्रैन्युलोसाइट्स कह देंगे, काम खत्म, करेक्ट। अब इसी बेसिस पे कि जिस सेल के अंदर ग्रैन्यूल है, जिस सेल के अंदर ग्रैन्यूल नहीं है, हमने सेल के अलग अलग कैटेगरीज बना दी। सो डब्ल्यूबीसीज हैव डिफरेंट टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, they come under the category of granulocytes, eosinophils, ये भी granulocytes हैं, basophils, these are also granulocytes,
ठीक है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मिल रहा है, पर है ये सब WBCs ही है। करेक्ट। दो तरह के जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं मिल रहा है वो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो WBCs के शायद कुछ स्पेशल रोल्स एंड फंक्शंस होंगे, तभी इतनी तरह के WBCs हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस एंड रोल्स हैं इनके। ये पहले डायग्राम देख लीजिए एक बारी। रेड कलर RBCs, फिर यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और दो लिम्फोसाइट्स दिखा रखे हैं क्योंकि लिम्फोसाइट्स B एंड T दो कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मोनोसाइट दिख रहा है इसमें। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। सबसे ज्यादा टाइप के WBCs कौन है? न्यूट्रोफिल्स है, 60 to 65% ऑफ टोटल। और बेसोफिल सबसे कम है, 0.5 to 1%, मतलब दोनों ही ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। Among them, neutrophils and monocytes, monocytes जो कि 6 to 8% ही हैं, they are phagocytic cells. Phagocytic cells का मतलब होता है जो सेल की डेब्रिस, बेकार डेब्रिस को खाता पीता रहता है, ठीक है, which destroy foreign organisms entering our body. कोई बाहर से नई सी चीज आई है, उनको नहीं जच रही, उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है बॉडी के लिए, खा जाएंगे उसको। ठीक है, कौन? न्यूट्रोफिल्स जो मेजर पोर्शन बनाते हैं, एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कौन थे? मोनोसाइट्स थे अग्रेन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स थे ग्रेन्युलोसाइट्स। ये दोनों फेगोसाइटोटिक है। फेगोसाइटोटिक मतलब कोई भी फॉरेन चीज, एक्स्ट्रा चीज, फालतू चीज बॉडी में दिखी उसको खा गए। ओके, इसे अंडरलाइन कर लेना कि कौन से दो फेगोसिटिक होते हैं। नेक्स्ट, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स ही थे। ये कुछ तरह के केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, जैसे पहला केमिकल है हिस्टामीन। हिस्टामीन का काम है ब्लड का फ्लो टिश्यूज को इंक्रीज करते रहना। ठीक बात है भाई, बहुत जरूरी है। देन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? मूड को थोड़ा स्टेबलाइज रखता है पर्सन के, एंड इंक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कहीं पे जरूरत है हीलिंग की तो वहां इन्फ्लेमेशन की जरूरत है तो वो उसको प्रोसीड कर देगा, क्योंकि बॉडी में 10 तरह के फंक्शंस हैं यार, तो अलग अलग रोल्स एजेंट्स होने चाहिए कि नहीं? तो 3 एजेंट किसके अंदर है? बेसोफिल के अंदर। अगला एजेंट है हेपेरिन। अब चलता चलता ब्लड कोगुलेट हो गया अगर, तो तुम क्या कर लोगे? हमने माना कि ब्लड वेसल इंजर हो गया, हमें चोट लगी, खून बाहर आने से रुक रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ही चलते चलते ब्लड वेसल में खून कोगुलेट हो गया, क्लॉटिंग बन गई, अरे पूरी बॉडी रुक जाएगी, ठीक है, ब्लड का फ्लो खत्म हो जाएगा। सो उसके लिए कौन सा केमिकल है? हेपेरिन। अगर सोचो बेसोफिल ना हो, हेपेरिन ही ना हो, ब्लड बीच में रुक गया, सारे खून जम गया बॉडी में। ठीक है, सो इसीलिए ये सब मिनरल्स बड़े केमिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो बेसोफिल सिक्रीट करता है। दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये तीनों केमिकल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। इओसिनोफिल्स जो 2 to 3% कैटेगरी फॉर्म करता है, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेन्युलोसाइट, रेजिस्ट इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन नहीं होने देता एंड कोई एलर्जी भी नहीं होने देता। ठीक है, कहीं एलर्जी हो रही है तो इओसिनोफिल्स आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि इसका मतलब WBCs ने तो अपने अपने रोल्स रख रखे हैं, तभी तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशंस हो गई। हमें इतने 4-5 नाम पढ़ने पड़े इनके। न्यूट्रोफिल फेगोसिटिक, बेसोफिल केमिकल्स रिलीज कर रहा है, इओसिनोफिल एलर्जी में काम आ रहा है। ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। न्यूट्रोफिल के बाद ये मेजर है, और ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इनमें इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का जितना इम्यून सिस्टम है जो बाहर से आई चीजों के लिए लड़ रहा है, उन सब में मेजर सेल्स है लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। मेजर जो इनकी आगे की क्लासिफिकेशन है वो आप अलग चैप्टर में पढ़ोगे। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, मैंने पहले ही बताया था। दे आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अब सुनो दोबारा, कहाँ आरबीसीज कहाँ बने थे? रेड बोन मैरो में, है ना? तो ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये भी एक सेल्स से बन रहे हैं, स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स। सो सिंस ये एनसीईआरटी ने नाम मेंशन किया, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स हैं बोन मैरो के जो प्लेटलेट्स बना रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 of platelets per millimeter cube of the blood. तो सबसे ज्यादा RBCs होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, और सबसे लास्ट में WBCs होते हैं, क्योंकि WBCs का नंबर थोड़ा ज्यादा है और उनके रोल्स भी अलग अलग है। करेक्ट? सो दिस इज अबाउट द प्लेटलेट्स. Platelets can release variety of substances which are involved in clotting of blood.
प्लेटलेट्स का तो काम ही यही है, ब्लड को बाहर बॉडी से लीक होने से बचाना, तो उसके अंदर वही सब चीजें हैं जो उसको क्लॉट करती हैं। रिडक्शन इन नंबर, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। प्लेटलेट्स कम हो गई तो खून बहता रहेगा, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर प्लेटलेट्स की कमी हो तो, ठीक है जी। दैट वाज अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, देयरबाय कंप्लीटिंग ब्लड का कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि ब्लड किससे बना हुआ है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आई विल बी ब्रिंगिंग अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, व्हिच इज गिवन नेक्स्ट इन योर एनसीईआरटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।